हेलो यंग फ्रेंड, मैं डॉक्टर टी के शुक्ला, जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा। आज हम आपसे बात करेंगे भारत की प्राचीनतम सभ्यता, जिसे हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से। इस सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या है, इस सभ्यता की खोज कैसे हुई और इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। शेष और जो दूसरे इसके अभिकरण हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। इस सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वहाँ पर हड़प्पा के पास एक स्थानीय आदमी को एक मोहर प्राप्त हुई और उस मोहर को सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को दिया गया। चार्ल्स मेसन ने उसका पुरातात्विक महत्व समझते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन के प्रथम डायरेक्टर थे, उनको उस मोहर से उन्होंने परिचित कराया, लेकिन वो भी उसका कालक्रम सही निश्चित नहीं कर सके। बाद में जब अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे की स्थापना का प्रयास किया तो कराची की तरफ जब रेलवे लाइन का विकास किया गया, तो जब रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा था तो वहाँ जो बालू के टीले थे, उन टीलों से मानव निर्मित ईंट की संरचनाएं मिलना चालू हो गई और ऐतिहासिक महत्व देखते हुए अंग्रेजों ने उस क्षेत्र पर रोक लगा दी। उस क्षेत्र की खुदाई का प्रबंध 1921 में हुआ, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम के स्थान पर अपने निर्देशन में पुरातात्विक ढंग से वहाँ की खुदाई और उत्खनन का कार्य करवाया। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नाम के दूसरे स्थान की खुदाई का काम राखलदास बनर्जी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ और दोनों स्थानों से बहुत सी पुरातात्विक सामग्री, बस्तियों के अवशेष, लोगों द्वारा प्रयुक्त किए गए सामान, नरकंकाल आदि मिले और इस तरह से दोनों सभ्यताओं में प्राप्त वस्तुओं में जो समानता थी वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही थी कि दोनों स्थान किसी एक ही सभ्यता के स्थल थे। जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया। पहले इसे हम हड़प्पा की सभ्यता कहते थे, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहली बार स्थान की खुदाई हुई थी। बाद में जब मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा से 640 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ पर भी इसी सभ्यता से संबंधित उत्खनित क्षेत्रों में वस्तुएं जब प्राप्त हुई तो ऐसा लगा कि सभ्यता का विस्तार सिंध और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। आगे चल करके चूंकि प्रारंभिक स्थान जिस स्थान पर पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए इसे कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता और कुछ इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुआ इसका नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 300 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। ऐसे स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं जो आधुनिक पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक विस्तृत हुए। इस सभ्यता का उत्तर में स्थित जो प्रमुख स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर में। आइए एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्थान है इसका विस्तार क्षेत्र कहां से कहां तक है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में इसका विस्तार था महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में पाकिस्तान में मार्कस समुद्र के पास स्थित सुतकांग इंडोर और पूर्व में मेरठ
जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास आलमगीरपुर तक। ये सभ्यता का विस्तार क्षेत्र था। जो आप मानचित्र देख रहे हैं, उस मानचित्र में इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र रंगीन छाया के माध्यम से दिखाया गया है। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था और एक त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई ये कांस्य युगीन संस्कृति थी, जो व्यापार प्रधान और नगरीय सभ्यता थी। ये संसार की प्राचीनतम व्यापार प्रधान और नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान जिनकी अब तक खुदाई हो चुकी है, वो ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। हड़प्पा, जिस सभ्यता से इसका नामकरण किया गया, मोहनजोदड़ो, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली, गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। आपको यहां बता देते हैं कि लोथल इस सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था जहां की गोदी के अवशेष प्राप्त होते हैं। धौलावीरा जो गुजरात की दूसरी साइट है, ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत नगर था, जिसका विस्तार लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में था। यह अब तक की सबसे बड़ी साइट है। दूसरा, गुजरात में ही नागेश्वर और रंगपुर स्थान है। यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि गुजरात में सबसे अधिक इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। चनूदड़ो, कोटदीजी, ये दोनों आधुनिक पाकिस्तान में स्थान हैं जहां से शिल्प कर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। लगता है कि वहां शिल्पकारों की बस्तियां थी। नागेश्वर राजस्थान गुजरात में प्राप्त स्थान है जहां बंदरगाह नगर था और आधुनिक पाकिस्तान में एक स्थान है बालाकोट, वो भी बंदरगाह नगर था और वहां भी शिल्प कर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। आइए अब हम इस सभ्यता का समय जानने का प्रयास करेंगे कि सभ्यता का समय क्या था। यह सभ्यता कैसे संसार की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। पहले जब इस सभ्यता की खुदाई हुई तो लोगों को ये भान नहीं था कि इतनी प्राचीन संस्कृति से हम परिचित होने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब स्थलों की खुदाई की गई तो इन स्थलों के समय के बारे में पुरातत्ववेत्ताओं ने जो प्रारंभिक अनुमान लगाया, उनमें जॉन मार्शल का जो अनुमान था, उनका मानना था कि इस सभ्यता का समय लगभग 3250 से 1750 ईसा पूर्व होगा। अर्नेस्ट जे मैके जो दूसरे पुरातत्ववेत्ता थे, उनका मानना था कि 2800 से लेकर के इस सभ्यता का समय 1900 BCE 1900 ईसा पूर्व के बीच होगा। माधव स्वरूप बट्स, जिन्होंने मोहनजोदड़ो के उत्खनन में जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में काम किया, उन्होंने इस सभ्यता का कालक्रम 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया। एम व्हीलर, जो जॉन मार्शल के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, उन्होंने इस सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया। ये सब समय अनुमान के आधार पर आधारित थे। वैज्ञानिकता का पुट इनमें नहीं था। जब कार्बन डेटिंग के द्वारा समय निश्चित करने की विधि का परिचय मिला, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा इस सभ्यता का समय निश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया और कार्बन डेटिंग से जो इस सभ्यता का कालक्रम निकलता है, वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व। ऐसी मान्यता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व ये इस सभ्यता का चरम उन्नत का काल था। इस प्रकार कालक्रम
जो सबसे अधिक मान्यता है वो कार्बन डेटिंग टाइम, जो एक प्रमाणिक समय है 2500 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, ये समय महत्वपूर्ण समय है और इसी आधार पर इसका जो प्रमाणिक समय है ये माना जाता है। मानचित्र में आपके सामने इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, प्रमुख नगर दिखाए गए हैं, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा आज पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी में है, सिंधु के किनारे स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिणतम बिंदु पर है। नागेश्वर आधुनिक द्वारिका के पास स्थित बंदरगाह है। भोगवा नदी के किनारे स्थित गुजरात में लोथल जो बंदरगाह नगर था। राजस्थान में कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा मुख्य नगर था। यहाँ कालीबंगा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में एक दूसरा स्थान है राखीगढ़ी और बनावली, ये भी इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान थे। पंजाब में रोपड़। इस प्रकार इस सभ्यता के लगभग 300 ऐसे स्थलों की खोज की गई है और उनमें से अधिकांश की खुदाई हो चुकी है। ये कुछ प्रस्तावित हैं। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र आपको मैं बता चुका हूं। जो एक्सपेंशन था उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, एक बार फिर से ध्यान करें। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेंदोर जो मार्कस समुद्र के किनारे स्थित है पाकिस्तान में, पूर्व में मेरठ के पास आलमगीरपुर। इस सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण नगर हैं, एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर अपने आप में बहुत विशिष्ट था और वो अपनी संरचनाओं के लिए जाना जाता है क्योंकि वहां बहुत बड़े भवनों का निर्माण हुआ है जो हड़प्पा में नहीं प्राप्त होता। वहां एक सबसे बड़ा, जिसको ग्रेट बात कहते हैं, महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका डायमेंशन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है जो कि ईंटों से बना हुआ है और जिसकी फर्श पक्की ईंट से बनी है, जिप्सम का प्रयोग किया गया है। इसकी लंबाई 11.89 मीटर है और इसकी विड्थ 7.01 मीटर है। डेप्थ इसकी 2.44 मीटर है और इसमें 8 स्नानागार इसके पास बने हुए हैं। पास में स्थित एक कमरे में कुआं है, उस कुएं से इसमें पानी आने की व्यवस्था थी और स्नानागार से अतिरिक्त पानी निकलने के लिए नालियों की भी बड़ी वैज्ञानिक और आधुनिक व्यवस्था थी। संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जाता रहा होगा। स्क्रीन पर आपके हड़प्पा के उत्खनन स्थल दिखाए गए हैं। मकानों की संरचनाएं आप देख सकते हैं। कुओं की संरचना भी आपको दिखाई पड़ रही है। मकान पकी हुई ईंट के बने हैं। दूसरे स्लाइड में और दूसरे लेक्चर में मैं आपकी जब नगर नियोजन की व्यवस्था बात करूंगा तब आप और अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार नगरीकरण, नगर प्रबंधन और जल निकास प्रणाली का बहुत बेहतर प्रबंध था। उसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर मकानों की संरचना ईंटों से की गई है और जो ईंटें हैं उनमें एक रेशियो है, उनमें एक समानुपात है। जो ईंटों की साइज है उसमें 4:2:1 का अनुपात देखने को मिलता है। इनकी जो लंबाई है ईंटों की 27.94 सेंटीमीटर, विड्थ 13.97 सेंटीमीटर और जो इसकी थिकनेस है 6.35 सेंटीमीटर है। कुछ बड़ी ईंटें भी मिली हैं। उन बड़ी ईंटों का प्रयोग सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों को ढकने में होता था।
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक बताना चाहता हूँ आपको कि ईंटों की साइज लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो भी नगर हैं सब में एक जैसी है, जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि सारे स्थलों पर एक जैसी ईंटों का मिलना एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, एक प्रशासन की ओर इशारा करती हैं, जो एक बड़ा प्रमाण है। ईंटों का एक जैसा होना एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक सबसे बेहतर प्रमाण है। ग्रेट बाथ का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्नानागार के ऊपर बने हुए 4-4 की पंक्ति में दोनों तरफ 8 स्नानागार, उत्तर और दक्षिण से स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और जल निकास के लिए नाली भी आप देख सकते हैं। कैसे कुएं से पानी आने का प्रबंध था और अतिरिक्त जल नाली के माध्यम से निकल करके बड़े नाले के साथ बह करके शहर के बाहर जाता था। संभवतः विशेष मांगलिक अवसरों पर, उत्सवों पर इस स्नानागार का प्रयोग होता रहा होगा, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है। दूसरी संरचना मोहनजोदड़ो की एक बड़ा प्रासाद, एक बड़ा महल है जिसमें 20 कमरे हैं और उसमें कमरों के साथ एक बड़ा हॉल भी है जो 20 पिलर्स पर बनाया गया है, जो संभवतः सभागार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा। शेष नगर संरचना के समय हम आपको और इसके विषय में डिटेल बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं उसे आप देखें। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम है, हु हैज गिवन द नेम, ही वाज द जॉन मार्शल, सेकेंड डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने 1924 में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से दिया। जब इन्होंने अपना जर्नल पब्लिश किया तो सारे संसार को इन्होंने बताया कि इस प्रकार इतनी प्राचीन सभ्यता जो लगभग ईसा पूर्व 3000 वर्ष पूर्व की थी, वो भारत में इस प्रकार फ्लोरिश हुई। दूसरा, इस सभ्यता का जो विशेष लक्षण है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा और कांसे का ज्ञान था लोगों का और तांबे और कांसे का प्रयोग यहाँ के लोगों द्वारा किया गया है। ये सभ्यता किसके लिए विशेष रूप से जानी जाती थी? वेल नोन फॉर टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। नगर व्यवस्था के लिए, नगर नियोजन के लिए और जल प्रबंधन के लिए ये अपने आप में किसी भी समकालीन सभ्यता से सबसे अग्रणी थी। लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, सुतकांगेंडोर ये इस सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह थे और इन बंदरगाहों द्वारा दूसरी समकालीन सभ्यता के साथ व्यापार भी इस सभ्यता का होता था। इसके भी प्रमाण है जो हम आगे दूसरे लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध उसमें आप सुनने को मिलेगा। दूसरा, जो यहाँ के महत्वपूर्ण शहर हैं, उन शहरों की नगर योजना जो थी वो अपने आप में विलक्षण थी। शहरों का निर्माण 2 भाग में किया गया था, एक ऊपरी टाउन और एक निचला टाउन, या जिसे हम दुर्ग और दूसरा शहर कहते हैं। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा शहर है, धौलावीरा एक ऐसी साइट है जिसका विभाजन 3 भागों में किया गया था, दुर्ग, मध्यम क्षेत्र और निचला क्षेत्र। सारे शहरों को सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। इसमें भी एक अपवाद है, चन्हुदड़ो एक ऐसी साइट है जिसमें किसी भी ऐसी सुरक्षा दीवार का चिन्ह नहीं प्राप्त होता है। शिल्पकारों का शहर था, वहां पर सुरक्षा दीवार नहीं मिलती है। शेष सभी शहर सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए मिलते हैं। मकानों का निर्माण पकी हुई ईंट से किया गया है, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है। कालीबंगा, रंगपुर और लोथल के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। लोथल में कुछ मकानों का निर्माण विशेष रूप से पकी ईंट से किया गया है, शेष
कच्ची ईंट से किया गया है, किंतु जल निकास की जो व्यवस्था थी, नालियों की जो व्यवस्था थी, वो पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कालीबंगा में जो नालियाँ मिली हैं वहाँ पकी हुई ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण शहर था, लेकिन मकानों का निर्माण कच्ची ईंट से, नालियों की व्यवस्था न होना, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृति की ओर इशारा करता है। कालीबंगा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नगर है और वो कृषि के भी प्रमाण का मुख्य रूप से परिचायक है, क्योंकि कालीबंगा ही वो स्थान है जहां हल के अवशेष और हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कालीबंगा में जो खेत हैं वो दोहरी जुताई की गई है उनमें। इसका ये प्रमाण है कि एक ही खेत में दो फसलें पैदा करने की ओर भी कहीं ना कहीं ये इंगित करता है, एक प्रमाण है कि एक ही खेत में दो फसलें पैदा की जाती थी। मकानों का निर्माण कच्ची ईंट से, छतों का निर्माण भी कच्ची ईंट से किया गया था। कालीबंगा की ये विशेषता है। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का विस्तार, इस सभ्यता का नामकरण, इस सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। जो आज के टॉपिक में कंटेंट को कवर किया गया, मैं चाहूँगा कि इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। जो मैक्सिमम फैक्ट्स हैं उन्हें स्लाइड के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। आने वाले लेक्चर्स में सिंधु घाटी सभ्यता के जो दूसरे और महत्वपूर्ण भाग हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो लेक्चर्स हैं उनमें आप और भी ज़्यादा फैक्ट्स को डिटेल में देखने का स्लाइड के माध्यम से आपको मौका मिलेगा। निस्संदेह आपकी पसंदगी, आपकी प्रेरणा हमारा हौसले को उत्साहवर्धन करेगी। धन्यवाद।